अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है फराज अहमद ने भगवानपुरा लाहौर से। वो कहते हैं हमारे एक बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं, उनकी ज़िंदगी का ये सच्चा वाक़या है जो हमारे ख़ानदान में मशहूर है। आज मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप इसको अपने लफ्ज़ों में ढाल के इस अंदाज में बयां कीजिए कि जिस तरह आप लफ्ज़ों से खेलते हैं। फराज अहमद भाई, मैं कोशिश करूंगा, जैसा कि एक बेहतरीन खौफनाक कहानी आपने मेरे हवाले की है, कि मैं इसका हक अदा कर सकूं। डॉक्टर फहद तेज तेज गाड़ी चलाता हुआ घर की तरफ रवाना था। पेशे से वो एक डॉक्टर था और उस दिन वो बहुत लेट हो गया था। जब कभी इमरजेंसी होती थी तो वो 9 बजे 10 बजे तक घर पहुंच जाता था, लेकिन आज मामला ही कुछ ऐसा था कि रात के 12 बज गए थे। उसने अपनी बहन नादिया को फोन कर दिया था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे लिए दरवाजा खोल देना। ये एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उनके वालिद और वालदा के अलावा एक छोटी बहन जिसका नाम नादिया था, और नादिया से बड़ा डॉक्टर फहद। नादिया पढ़ रही थी और उसकी तालीम मुकम्मल होने वाली थी, और फहद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुका था और एक बहुत बड़े अस्पताल के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। उसकी कमाई इतनी ज़्यादा थी कि पहले भी माँ बाप ने इतना बना दिया था, लेकिन अब माशाल्लाह वो इतना कमा रहा था कि घर के अंदर पैसे की रेल पेल थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई मुलाजिम नहीं रखा था। लाहौर के एक ऐसे पोश एरिया में रहते थे जहां पे सबके बड़े बड़े घर थे, सबने तकरीबन मुलाजिम रखे हुए थे। वाहिद ये घर ऐसा था जहां पे कोई मुलाजिम नहीं था, क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको तरबियत इस तरह की दी थी कि बजाय मुलाजमों के अपने काम खुद करने चाहिए। वो एक बहुत ही नेक परहेजगार, और उनकी वालदा भी ऐसे ही इबादत गुजार थी। उनके वालिद एक सरकारी नौकरी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए रिटायर हो चुके थे, और उन्होंने ना सिर्फ अपने दोनों बच्चों को उससे बहुत आला तालीम दिलवाई, बल्कि एक बेहतरीन घर भी खड़ा किया, एक बेहतरीन सोसाइटी के अंदर। अब क्योंकि वो रिटायर थे तो ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजारते थे। फहद तेजी से गाड़ी चलाता हुआ लाहौर की सड़कों से गुजर रहा था, और ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल नहीं होते थे। दूसरा टेलीफोन होता था तार वाला, और उससे वो अपने घर इतला कर चुका था कि आज मैं लेट आऊंगा, और उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। उसकी सड़क के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ी, जिसकी रोशनियां उसने फुल कर रखी थी ताकि दूर तक वो रोड को देख सके, क्योंकि उसकी कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी, वरना अमूमन दिन की रोशनी में इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा रश होता था। लेकिन एक रात का टाइम था, 12:30 हो चुके थे, इसलिए वहां पे कोई भी नहीं था। तेजी के साथ गाड़ी को दौड़ाते हुए जब दूर उस रोशनी ने जहां सड़क को वो रोशन कर रही थी, गाड़ी की लाइटें, तो उन्होंने दिखाया कि रोड के बिल्कुल साइड पे कोई बैठा है। दूर से ही उसने देख लिया, गाड़ी की रफ्तार भी बहुत तेज थी, लेकिन उसके अंदर एक मसीहा था। वो एक इंसान, ऐसा इंसान जो डॉक्टर होने के साथ साथ लोगों के दुख दर्द बांटता था, हमदर्द इंसान था। उसने कहा, रात के इस पहर मेरा वहम है या वाकई कोई बैठा है? गाड़ी जूं जूं आगे बढ़ रही थी, फासला कम होता जा रहा था, तो उसको नजर आया नहीं, कोई बैठा है। और गाड़ी अब स्पीड आहिस्ता होती जा रही थी, क्योंकि शायद किसी को मदद की जरूरत ना हो। उसने रोका तो नहीं, लेकिन उसको क्रॉस कर लिया। लेकिन उसकी आंखों ने जो मंजर देखा, वो कोई मर्द या बच्चा नहीं, एक नौजवान लड़की थी जो अपना सर घुटनों में देकर बैठी थी। गाड़ी उसके आगे से गुजर गई और आगे जाके उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। ये कौन है? गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और बिल्कुल उसके करीब लेके आया। शायद लड़की ने भी गाड़ी के रुकने की आवाज सुन ली थी और उसको एहसास हो गया था कि कोई
रुक चुका है और गाड़ी को रिवर्स होते उसने देख लिया था। तभी उसने अपना सर जो कंधों में दिया हुआ था, इस अंदाज में बैठी थी, कंधों में कह रहा हूं, घुटनों में दिया हुआ था, उसने घुटनों से अपना सर उठाया और ऊपर की तरफ देखा। और फहद, जिसकी उम्र 33 साल हो चुकी थी, जिसको जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया था कि किसी लड़की की तरफ देख सके, शादी का सोच सके, बस एक काम काम काम, और उसको ईमानदारी से इस अंदाज में वादा कर रहा था कि आज पहली दफ़ा उसने किसी लड़की को देखा तो पल के झपकाना भूल गया। सड़क के किनारे इतनी हसीनो जमील नौजवान लड़की यूं बैठी थी, वो सोच भी नहीं सकता था। और जब उसने पहली दफ़ा उसको देखा, एक झलक देखते ही दिल ने कहा, शायद मैंने आज तक किसी को इतने गौर से नहीं देखा, या शायद कोई मेरी आंखों को आज तक इतना खूबसूरत नहीं लगी। ये तो बहुत खूबसूरत है। एकदम से उसने पूछा, आपको कोई मदद की जरूरत है? आप रात के पहर यहां बैठी हैं और मुझे इसलिए रुकना पड़ा कि आपको मेरी कोई मदद की जरूरत ना हो। क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? और एकदम से उसको एहसास हुआ कि एक नौजवान लड़की को यह ऑफर देते हुए शायद उस लड़की के दिल में खौफ हो, वो कैसे एक अजनबी के साथ गाड़ी में बैठ जाए और रात के इस पहर। तो एकदम से वो बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी कोई भी हेल्प करने को तैयार हूं, और छोड़ना है मेरे ऊपर अगर आप एतमाद कर सकें तो मैं आपको छोड़ भी सकता हूं। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। अब उसने गौर से देखा तो वो तो रो रही थी। वो एकदम से बोला, आप रो रही हैं, आप यकीनन किसी परेशानी में हैं। और एकदम से उसको एहसास हुआ कि मुझे सबसे पहले उसका एतमाद हासिल करना चाहिए। उसने गाड़ी का गेट खोला और नीचे उतर गया और उससे बोला, सब खैरियत है ना? क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं और रात के इस पहर क्यों बैठी हैं यहां पे? अब उसके लहजे के अंदर हमदर्दी आ गई थी, ऐसे जैसे कोई अपना प्यारा मोहब्बत से, शफकत से किसी से पूछता है। उससे पहले वो एक अनजान अजनबी की तरह उसको लिफ्ट दे रहा था, अब वो एक अपनाइयत के साथ उससे पूछ रहा था, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तो वो रोते हुए बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहां जाऊं? वो बोला, क्या मतलब है, मैं आपसे पूछ सकता हूं? हाँ, अब मेरा शायद कोई ठिकाना नहीं है। तभी उसने एक दफा वहीं खड़े खड़े उसको सर से लेकर पैरों तक देखा। उसने जिस लिबास पहन रखा था, ये तो एक अच्छा खासा लिबास था, जैसे कोई अमीर लोग लिबास पहनते हैं, और ऐसा जैसे कोई किसी शादी के फंक्शन पे एक बड़ा भड़कीला, बड़ा काम किया हुआ खवातीन जिस तरह का लिबास पहनती हैं, जो भारी भरकम काम हुआ होता है, ऐसा ही था। शक्ल सूरत तो इंतहा की खूबसूरत थी, लिबास भी बहुत खूबसूरत था। अमीर कबीर घर की रहने वाली लड़की कह रही थी, मेरा घर कोई नहीं है। उसका तो लिबास बताता था वो बहुत अमीर है। वो बोली, आप जाइए। नहीं, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, आप प्लीज मेरे साथ गाड़ी में आइए। आप गाड़ी में तो आइए। ऐसा लगा जैसे वो किसी सहारे की तलाश में थी। वो अपनी आंखों से आंसुओं को पूछते हुए, साफ करते हुए खड़ी हो गई। उसने जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोला और वो आके बैठ गई। पीछे वाली सीट से ऐसे उसने टेक लगाई जैसे एक दुख भरी कोई सांस लेता हो। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने सर सीट के साथ लगा दिया, जैसे इंसान को अपनी मंजिल का ना पता हो कि यहां बैठ तो गई हूं, मेरी तो कोई मंजिल नहीं, मैं कहां जाऊंगी। अब उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अब उसकी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता हो चुकी थी, क्योंकि वो सामने भी देख रहा था और मुड़ मुड़ के उस लड़की की तरफ भी देख रहा था। तभी उसने उससे पूछा, मेरा नाम फहद है, मैं डॉक्टर हूं, आपका नाम पूछ सकता हूं? उसने उसी तरह सीट पे सर टिकाए हुए बोला, कोमल। कोमल, अच्छा नाम है। क्या हुआ है, क्या आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगी? कोमल ने दुखी लहजे में इसी तरह सर सीट पे रखा और एक दफा घूम के फहद की तरफ देखा, जैसे उससे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, क्या वाकई तो मेरा दुख बांटना चाह रहे हो?
तो फहद ने भी उसकी तरफ देख के आंखों से ही इस तरह का इशारा किया कि हां, मैं तुम्हारा दुख बांटना चाह रहा हूं। तो वो सीट से जो टेक लगा के बैठी थी हल्का सा ऊपर की तरफ हुई, आगे की तरफ, और बोली, मां बाप बचपन में ही फौत हो गए थे, किराए के घर में रहते थे, मैं अपने मां बाप की इकलौती औलाद थी। शीशे के आगे खड़ी होती तो पता लग जाता, खुदा ने ऐसा चेहरा दिया है, लेकिन घर में कुछ खास हालात नहीं थे। खुदा की करनी ऐसी हुई, वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए। वो हादसा मेरी जिंदगी के लिए इतना भयानक हादसा था जब मुझे पता लगा मेरे मां और बाप दोनों ही इस दुनिया से चल बसे हैं, तो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मेरे लिए जीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वाहिद वही सहारा थे मेरे लिए। तालीम जितनी मैं हासिल कर चुकी थी, वालिदैन के मरते ही तालीम मेरी वहां पे ही रुक गई। और फिर वहीं हमारे एक कजन जो शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे हैं, सारे खानदान वालों के कहने पे वो मुझे अपने घर ले गए। मैं उनके घर तो पहुंच गई, लेकिन वहां मेरे साथ वही सलूक हुआ जो नौकरों के साथ होता है। उनके घर के सारे बर्तन मैं धोती, उनके घर के सारे काम मैं करती, रोटी खाना हर चीज मैं करती, उनके बच्चों का ख्याल मैं करती। मैं उनके घर में सिवाय एक नौकरानी के कुछ भी नहीं थी। वालिदैन के बाद एक ठिकाना मिल गया था जहां पे मैं रात गुजार लेती थी और सारा दिन काम करती थी, लेकिन वो कजन और उसकी बीवी अक्सर ही मुझे झाड़ देते, अक्सर ही डांट पिला देते। उसकी बीवी तो अक्सर मुझ पे हाथ भी उठा देती, मुझे मार भी देती। मैं चुप करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि आज एक फंक्शन पे जाना था। उसी गली के अंदर एक आंटी रहती हैं, वो बहुत अमीर हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं जो जुल्म सहती हूं उस पर वो मुझे कहती होती हैं, एक दिन आएगा तुम भी बहुत अच्छे दिन देखोगी। और मैं हंस पड़ती हूं, पता नहीं वो दिन कब आएंगे। शादी वगैरह पे जाना हो तो मुझे अपना लिबास दे देती हैं, अपनी बेटी का लिबास दे देती हैं। ये जो लिबास मैंने पहन रखा है ये उन्हीं का है। और आज हम शादी पे गए। शादी के फंक्शन से जब हम वापस आ रहे थे तो उन मियां बीवी के बीच में किसी बात में शायद पहले से ही लड़ाई चल रही थी। वो दोनों शदीद गुस्से में थे और उनकी जब लड़ाई बढ़ी तो बात यहां पे आ गई कि जो कुछ भी हो रहा है इस मनहूस की वजह से है, इस मनहूस की वजह से हम लड़ रहे हैं। और बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने कहा इस मनहूस को निकालो, ताकि हमारी जिंदगी से जब ये मनहूस निकल जाएगी हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। और तभी उन्होंने उसी जगह पे मुझे उतार दिया जहां से आपने मुझे उठाया है और कहा जा दफा हो जा, अब तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तेरी नहुसत की वजह से हमारे आपस में लड़ाई हो रही है। मैं वहां बैठी रो रही थी और अपनी किस्मत में आंसू बहा रही थी कि किस्मत ने क्या किया है। एक छत थी जिसके बदले सारा दिन काम करती थी, वो छत भी छिन गई। कि वहीं पे एक गाड़ी रुकी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आए और अब आपके साथ बैठी हूं। नहीं जानती जिंदगी आगे क्या करने वाली है, कुछ भी नहीं पता। और तभी फहद का दिल जो पहली ही नजर में उसको देखते ही उस पर दीवाना हो गया था, उस पर आशिक हो गया था, जिसने जिंदगी की मसरूफियात में कभी किसी लड़की की तरफ शायद देख नहीं पाया था, वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि मुझे इसी से शादी करनी है और मुझे क्या चाहिए। फहद ने कहा परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूं, तुम वहां पे रहो, तुम्हें वहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, उसको अपना घर समझो। और यूं गाड़ी चलते चलते एक पोश एरिया के अंदर दाखिल हो गई। जब वो गेट पे पहुंचा तो उसने हारन दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी बहन नादिया जो जाग रही थी गेट पे आई और उसने दरवाजा खोला। वो गाड़ी आगे गैराज में ले गया।
उसकी बहन नादिया जब गेट बंद करके वापस आई तो उसने देखा गाड़ी के अंदर से भाई के साथ एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की भी उतरी है। उसने भाई की तरफ देखा, भाई ये कौन है? तो भाई ने कहा, ये कोमल है। अभी मुझसे कुछ ज्यादा सवाल ना करना, मैं भी शदीद थका हुआ हूं। मुझे ये बताओ, कोमल के लिए कोई कमरा सेट कर दो, ये रात को वहीं रहेगी, सुबह हम बात करेंगे। बहन परेशान थी, कई सवालात करना चाहती थी लेकिन चुप कर गई। उसने कहा, आओ कोमल। वो कोमल को लेके गई। काफी कमरे थे घर के अंदर। उसने एक कमरे पे जरूरत की सारी चीजें उसको रख के कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह नाश्ते पे मिलेंगे। सुबह की नाश्ते की टेबल पे आज 4 नहीं 5 लोग बैठे थे, जिनमें एक कोमल भी थी। और जब कोमल उठ के आई तो उसके माँ बाप भी देख के हैरान रह गए कि ये कौन है जो घर से उतर के आ रही है। तब फहद बोला, मैं आपको बताता हूं अम्मी। और उसने वो सारी बात जो रात उसके साथ गुजरी थी वो उसने सारी माँ बाप को बता दी। तो फहद के वालिद, जिनका नाम था आदिल, वो बोले, तो इसमें ऐसी क्या बात है? ये हमारी बेटी है, हमारे घर में रहेगी। कोमल बेटे, तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर में रहो, ये तुम्हारा अपना घर है, इसको अपना घर समझो। कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं होते, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता होता है। आज से तुम इस घर की फैमिली हो, इस घर का फर्द हो। और इतना मोहब्बत दी उसकी मां ने और आदिल के उसके बाप आदिल ने कि वो खुश हो गई। और उसके बाद जब शाम को मौका मिला तो बहन नादिया ने पूछा, भाई यकीन मानिए किसी की भी इतनी बीवी खूबसूरत नहीं है। मैं जब सबको दिखाऊंगी कि मेरी भाभी कितनी खूबसूरत है तो लोग कितने खुश होंगे। तो एकदम से बोला, क्या मतलब भाभी, क्या कहना चाह रही हो? तो बोली, अब इतने बिना बनिए ना भाई, इतनी खूबसूरत दुल्हन अगर आपकी होगी तो यकीन मानिए मैं तो सबके सामने शो मारूंगी, सबको दिखाऊंगी कि देखो कैसी हसीन और जमील भाभी है मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, उनके जितने भी भाई हैं, सबकी बीवियां इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कोमल है। बस भाई ये समझिए, कोमल का मिलना इसलिए था कि वो इसी घर में मेरी भाभी बनेगी। फहद ने बहन को कहा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी लड्डू फूट रहे थे। वो भी तो यही चाह रहा था। और जब उसको अंदाजा हुआ कि बहन खुद ब खुद ऐसा सोचना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि वाकई मुझे ऐसी हसीन और जमील बीवी मिलेगी। और नादिया ने यह बात वालदैन तक भी पहुंचा दी थी। और नादिया ने अगले दिन भाई को इशारों में बताया था कि वालदैन भी कोमल की वजह से बहुत खुश हैं। और वक्त का पता ही ना चला, कैसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी गुजर गए और कोमल उस घर का ऐसे हिस्सा बन गई जैसे वो हमेशा से इसी घर में हो। उसने फहद के मां बाप और बहन का दिल ऐसे जीता था कि वो भाग भाग के उनके लिए ऐसे काम करती, उनके लिए इतना मोहब्बत और एहतराम और अदब से पेश आती, वो दुआएं देते नहीं थकते थे। और यूं अब वालिदैन इस इंतजार में थे कि बस फहद अब बताए और जल्दी से हम उसकी शादी कर दें। यूं 6 महीने बाद तय पाया कि फहद और कोमल की शादी कर दी जाए। पूरी दोस्त जितनी भी थी नादिया की, वो देख के हैरान रह गई उस दिन। उससे पहले भी कुछ देख चुकी थी कि वाकई नादिया ने सच कहा था, उसकी भाभी तो इतनी हसीन और जमील थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे गुलाब की पंखड़ियों की तरह उसके होंठ, ऐसी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, ऐसा पतला प्यारा सा नाक और पूरा चेहरा ऐसे जैसे कुदरत ने मेकअप करके भेजा हो। कुदरत ने इस अंदाज में मुस्तकिल मेकअप करके भेजा हो जैसे होंठों पे हर वक्त लिपस्टिक लगी हो, गालों पे, पूरे चेहरे पे मेकअप हुआ हो। लेकिन वो मेकअप नहीं था, वो उसका कुदरती हुस्न था। वो बहुत हसीन और जमील थी। यूं धूमधाम से फहद और कोमल की शादी हो गई।
उस घर की जो ऊपरी मंजिल थी, डबल स्टोरी ये मकान था, ऊपर वाला कमरा जो पहले कोमल को दिया गया था, उसके साथ ही फहद का कमरा था। शादी के बाद वो अपने कमरे से फहद के कमरे में शिफ्ट हो गई। जब वो दुल्हन बनी फहद के सामने बैठी थी तो फहद उससे कहने जा रहा था, कोमल, मैंने जितना भी शायद अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों का सिला तुम मुझे मिली हो। इंसान जब अच्छे काम करता है तो उसको उसका सिला जरूर मिलता है। शायद मैंने भी हो सकता है जिंदगी में कोई अच्छा काम किया हो, उसके बदले में तुम मेरी जिंदगी में आई हो। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दूंगा। अहद करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। सर झुकाए कोमल जो बैठी थी, उसने अपना सर हल्का सा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने आंखों ही आंखों में जवाब दिया कि शुक्रिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कहना चाह रही हो कि आपने मुझे आसमान पर बिठा दिया है। और यूं उस रात एक जिंदगी की शुरुआत जो एक इंतहाई हसीन और जमील थी उन दोनों ने की। सुबह जब दोनों मियां बीवी उठे, अपने कमरे से बाहर आए, नादिया, उसके मां बाप जो टेबल पे नाश्ते पे इंतजार कर रहे थे, बोले, आओ बेटा नाश्ता करो। अंदाज ऐसा था जैसे घर के अंदर कोई नई नवेली दुल्हन आई है और उसका इस्तकबाल किया जा रहा हो। बेशक इसी घर में रहती थी, लेकिन आज उसको इतना मोहब्बत मिल रही थी, नई नवेली दुल्हन की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा था। नाश्ता वगैरह करके सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। यूं वो दोनों भी बाहर घूमने चले गए। फहद एक डॉक्टर था, पहले ही काफी छुट्टियां ले चुका था। मजीद कुछ दिन उसने अपनी बीवी के साथ गुजारे और उसके बाद उसने कोमल से कहा, मेरी छुट्टी क्योंकि खत्म होने वाली है, अब मुझे काम पे जाना होगा। वो सुबह उठा और काम पे चला गया। उसके जाने के बाद जब उसने आवाज सुन ली कि गाड़ी चली गई है, कोमल अपने बिस्तर से उठी और उठते ही जैसे ही वो नीचे उतरी तो शीशे के सामने पहुंचते ही वो इंतहाई हसीनो जमील लड़की जिसके हुस्न के चर्चे थे, एकदम से इंतहाई भयानक रूप में बदल गई। उसके चेहरे की खाल लटक चुकी थी, जैसे कोई 100 साल 200 साल बूढ़ी औरत की खाल लटकी होती है। पूरे चेहरे की खाल लटक गई। उसके बाजू, उसके टांगे, उसके पांव के ऊपर काले स्याह बड़े बड़े बाल आ गए। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई। चेहरा ऐसा भयानक और डरावना हो गया कि कोई भी देखे तो वो खौफ के मारे बेहोश हो जाए। वह इंतहाई खौफनाक किस्म की डायन बन चुकी थी, अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसने उस हसीन और जमील कोमल का रूप अपनाया हुआ था। उसके चेहरे की पलकें, उसके होंठ काले स्याह और ऐसे थे जैसे अभी अभी उसने खून पिया हो। उसके 2 लंबे लंबे दांत भी बाहर आ गए थे। चेहरा काला स्याह सा था और उसके बाल ऊपर की तरफ उठ गए थे। खवातीन के बाल जिस तरह नीचे लटक रहे होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठ गए थे और वो शीशे के सामने अपने आप को खड़ी असली रूप में देख के मुस्कुरा रही थी कि ये मैं हूं। कितने दिन गुजर गए, छोटे छोटे शिकार किए हैं और खून भी नहीं पी सकी। अब खौफ खत्म हुआ, मेरा मिशन पूरा हो गया, अब मैं राज करूंगी। और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि उसी लम्हे उसको कमरे की एक दीवार के ऊपर छिपकली नजर आई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई छिपकली के करीब गई और उसने अपनी जुबान निकाली जो इतनी लंबी हो गई, जैसे कोई छिपकली अपनी जुबान निकाल के किसी मच्छर को खाती है, तो वैसे ही उसने अपनी लंबी सी एक जुबान निकाली जो 1 फुट तक लंबी थी। और वो बार बार 1 फुट लंबी जुबान निकालती और अंदर चली जाती, निकालती और अंदर चली जाती। और उसने झपट्टा मार के अपने उन काले स्याह हाथों से, जिस पे बाल उगे हुए थे, बड़े बड़े नाखून थे, उस छिपकली को पकड़ लिया और वो छिपकली खा गई। कुछ दिनों के बाद
नादिया पूछ रही थी अपने माँ बाप से, और वैसे ही कोमल जब पहुंची तो बोली, भाभी आपने मेरी बिल्ली को देखा है? मेरी बिल्ली नहीं मिल रही, पता नहीं मेरी बिल्ली कहां चली गई है। तो कोमल ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा। और जब सब इधर उधर हो गए तो वो किचन में खड़ी जब काम कर रही थी तो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी, उसने अपने होंठों पे जुबान फेरी, क्योंकि जब कोई शिकार नहीं मिला था तो नादिया की बिल्ली ही थी जिसको वो खा गई थी, उसका खून पी गई थी और उसके जिस्म के कुछ टुकड़े खा के उसने उसके बाकी मुर्दा वजूद को ऊपर छत पे फेंक दिया था, चीलों और कौवों के लिए। और वो इस इंतजार में थी कि मजीद कोई शिकार मिले और मैं उसको खा सकूं। अब उसको जब भी मौका मिलता, फिलहाल कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इस तरह की चीजें वो खा लेती। नादिया की तालीम मुकम्मल हो गई। वालिदैन ने फैसला किया कि नादिया की शादी कर दी जाए। अब घर के अंदर एक फंक्शन था, तमाम उसकी फ्रेंड्स इकट्ठी हुई थी और उसकी भाभी की हमेशा की तरह तारीफें ही हो रही थी, क्या हसीन और जमील भाभी है। उस दिन फहद हॉस्पिटल में था। उसने कहा था, आज मैं लेट आऊंगा। माँ बाप अपने कमरे में सो चुके थे और नादिया अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने कमरे में थी। काफी रिश्तेदार आए हुए थे, उनको मुख्तलिफ कमरों में ठहराया गया था कि एक रिश्तेदार कपड़े लिए नादिया के कमरे में दाखिल हुई तो वो सारी फ्रेंड्स और वो चौंकी। उसने अपने उस रिश्तेदार को देखा और बोला, हाँ क्या हुआ, सब खैरियत? वो बोली, हाँ मुझे कपड़े चेंज करने थे, सब जगह पे कमरे बंद हैं, सारे सो रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ कपड़े चेंज करूं, और चेक भी करने हैं, 2-3 पहन पहन के देखने, मुझे वॉशरूम जाना है। नादिया बोली, काम करो, कोमल भाभी ऊपर सो रही हैं, वो अकेली हैं कमरे में, उनके वॉशरूम में चली जाओ, दरवाज़ा नॉक कर देना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो दरवाज़ा खोल देंगे, आप वहां आराम से चली जाओ। वो जानती थी ऊपर वाले कमरे को रिश्तेदार उसको आए हुए काफी दिन हो गए थे। वो चलती हुई ऊपर कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा नॉक किया। थोड़ी ही देर के बाद लेटी हुई कोमल उठकर आ गई, नींद में थी। वो बोली, हाँ खैरियत? उसने बताया कि मुझे इस तरह नादिया ने भेजा है और मुझे कपड़े चेंज करने हैं। उसने दरवाजा खोल दिया, आ जाओ, और वो किचन में चली गई, बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाके उसने अपने कपड़े वगैरह चेक किए, चेंज किए, और कपड़े वगैरह चेंज करके वो जैसे ही बाहर निकली, एकदम से उसने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे ही वो बाहर निकली तो बाहर जो उसने मंजर देखा वो इंतहाई खौफनाक और भयानक मंजर था। जिस कमरे में वो दाखिल हुई थी, जहां पे कोमल भाभी ने दरवाजा खोला था, उसी कमरे में एक इंतहाई खौफनाक भयानक किस्म की डाइन खड़ी थी, जिसके जिस्म के ऊपर बाल थे, चेहरे की खाल लटकी हुई थी, आंखें इंतहाई खौफनाक थी, और उसके दांत बाहर निकले हुए थे, जैसा लगता था ताज़ा ताज़ा वो कहीं से खून पी के आई हो। असल में उस वक्त वो किसी बिल्ली का ही खून पी रही थी। नीचे यही कह के आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऊपर सोने जा रही हूँ, लेकिन उसकी भूख से बुरी हालत थी, वो ऊपर बिल्ली का खून ही पी रही थी कि वो एकदम से लड़की ऊपर आ गई। तो उसने रूप को चेंज किया, कोमल के रूप में आई और उसको अंदर जाने दिया। अब वो कपड़े वगैरह बदल रही थी, लेकिन उससे पीछे बेचैनी से उसकी हालत ऐसी थी कि वो रह नहीं पा रही थी, कि अभी उसकी भूख मिटी नहीं थी, दरमियान में वो आ गई थी। तो उसने फिर से अपना डाइन वाला रूप अपनाया और उसका खून पीना शुरू किया। जैसे ही वो बाहर निकली तो उसने देखा एक डाइन के हाथ में एक बिल्ली है जो मर चुकी है, जो उसके गोश्त को खा रही थी। उसके मुंह के ऊपर कच्चा गोश्त लगा हुआ था, खून उसके चेहरे पे था, जो उसको समझ लग गया कि वो डाइन इस बिल्ली को खा चुकी है। उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, इतनी जोरदार कि वो चीख नीचे कमरे में मौजूद नादिया और उसकी फ्रेंड ने भी सुन ली, और वो सारे भागते हुए ऊपर आए। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो रिश्तेदार बेहोश पड़ी है और कोमल भाभी परेशान होकर खड़ी है। पूछा, क्या हुआ भाभी? तो कहती है, पता नहीं, ये वॉशरूम में थी, जैसे ही बाहर निकली है, इसने दरवाजा ही खोला था, पता नहीं किस चीज को क्या देखा, क्या हुआ मुझे नहीं पता, इसने चीख मारी और गिर गई है। जल्दी से भाई को अस्पताल फोन किया गया, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद भाई भी अस्पताल से आ गया।
आके उसने फौरी तौर पे जो एक बेहोश शख्स को ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट दे रहा था, लेकिन वो लड़की होश में नहीं आ रही थी। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब वो होश में ना आ सकी तो भाई ने कहा इसको अस्पताल लेके जाना होगा। वो उसको गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गया। घर के सारे लोग परेशान थे कि ये क्या हुआ है। वो खुशियों भरा घर अब परेशानी में था। नादिया की फ्रेंड्स भी परेशान थी। बाकी रिश्तेदार जो सो रहे थे कमरों में वो भी जाग चुके थे। चीख को उन्होंने भी सुन लिया था और चीख के बाद एक घर के अंदर हलचल मच गई थी। आवाज़ें ऊंची ऊंची हो गई थी। सारे आपस में चेमे गोयां कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है इसके साथ, किस चीज़ पे चीख मारी है। कुछ भी नहीं। भाभी से पूछा, भाभी ने कहा मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्या हुआ इसको, चेंज करने गई है और बाहर ही निकली है तो बस एकदम चीख मारी है। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी चीख सुन के मैं भी एकदम से उठी हूँ तो ये नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी। अब सारे परेशानी से नीचे टेलीफोन के पास बैठे हुए थे। भाई को कह के नादिया ने भेजा था जैसे ही ये होश में है हमें फ़ौरन बता दीजिएगा, हम सारे बहुत परेशान हैं। फ़ोन की घंटी बजी। भाग के नादिया ने फ़ोन उठाया। आगे से भाई ने बात की और नादिया के मुंह से एक चीख निकली। नादिया नीचे गिर पड़ी। टेलीफोन उसके हाथ से छूट गया। नादिया भी बेहोश हो गई। सारे परेशान हो गए, जल्दी से फ़ोन उठाया, उससे पूछें, लेकिन फ़ोन दूसरी तरफ से कट चुका था। नादिया को होश में लाने की कोशिश करते रहे, उसके हाथ पांव मसलते रहे। थोड़ी देर के बाद नादिया होश में आ गई। उससे पूछा क्या हुआ है, तो नादिया ने बताया, भाई ने फ़ोन करके बताया है कि जब उसको अस्पताल में लेके गए तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बेहोशी की हालत में भी अजीबो गरीब खौफज़दा थी। उसका जिस्म झटके ले रहा था। बेहोशी की हालत में आंखें बंद किए हुए कुछ अजीब सा कहती, जैसे शदीद कुछ खौफ में थी। हम उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेहोशी की हालत में ही वो इस दुनिया से चली गई है, वो मर गई है। और यह खबर सुनते ही नादिया बेहोश हो गई थी। घर वालों के ऊपर भी क़यामत गुजरी कि कैसे घर के अंदर एक खौफनाक हादसा हुआ कि एकदम से जान ही चली गई। सारे बहुत परेशान हुए। उसके मुर्दा वजूद को लाया गया और उसके बाद उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उसको दफन कर दिया गया। शादी के बारे में फैसला किया गया कि अब बजाय शादी धूमधाम के इस शादी को सादगी के साथ अदा कर दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। उस शादी को इंतहाई सादगी के साथ अदा किया और नादिया अपने घर ब्याह कर चली गई। अब घर के अंदर सिर्फ 4 लोग रहते थे। 5वीं नादिया जा चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। वो दुख भी आहिस्ता आहिस्ता भूल गया उस लड़की का कि एक दिन फहद की मां जो तहज्जुद के लिए हमेशा उठती थी, रात को वॉशरूम के लिए उठी। उन्हीं के कमरे के अंदर बना हुआ वॉशरूम था कि वो वॉशरूम के अंदर जा सके। रहमाना, तो उनकी वालिदा रहमाना जैसे ही वॉशरूम के जाने के लिए उठी तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कॉरिडोर के अंदर कोई मौजूद है और आवाजें आ रही हैं। एकदम से दिमाग में आया कोई घर में चोर तो नहीं घुसा है। दरवाजे वगैरह तो रात अच्छी तरीके बंद कर लिए थे, उनको याद था सब भी। फिर भी इंसान है, गलती से कोई खुला रह जाता है, क्या हो जाता है। चोर तो कहीं से भी आ सकते हैं, डर तो लगा रहता है। चौकीदार भी उन्होंने नहीं रखा हुआ था, काफी बड़ा घर था। तो एकदम से परेशान हुई कि क्या करूं। तो एकदम से उठी और आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम जाने के बजाय मुड़ी हैं और उस दरवाजे की तरफ गई ताकि कॉरिडोर का दरवाज़ा खोल के देख सकूं। उन्होंने दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को खोला है। हल्का सा ही दरवाज़ा खोला था, जैसे बाहर से किसी ने ठा करके दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया गया कि सोए हुए आदिल भी जाग गए। फहद के वालिद, वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था, एकदम से नींद से जागे और बोले, रहमाना क्या हुआ है, इतने जोर से किसने दरवाजा बंद किया है। तो वो डरी हुई थी। वो भी एकदम उठ के अपनी बीवी के पास पहुंच गए और उससे बोले, हाँ मुझे बताओ सब खैरियत। तो उसने कहा पता नहीं, बाहर अजीब सी आवाजें आ रही थीं और मैंने कहा कोई चोर वगैरह ना हो, तो मैंने उठ के आहिस्ता से दरवाजा खोला। थोड़ा सा ही खोला था, किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया है। उन्होंने कहा हटो मैं देखता हूं। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता लगा बाहर से दरवाजा बंद हो चुका है। एकदम से वो हैरान हुए कि बाहर से किसने दरवाजा बंद कर दिया। बीवी की तरफ देखा और परेशान से हुए कि ये क्या हुआ है, बाहर से दरवाजा कैसे बंद हो गया। बीवी से बोले तुम बैठो, परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं देखने की कोशिश करता हूं। बीवी को बिस्तर पे बिठाया
और फिर दरवाजे के पास गए कि जोर लगा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूं या बेटे को आवाजें देता हूं। जैसे ही दरवाजे पे जोर लगाने की कोशिश की तो पता लगा दरवाजा तो खुला हुआ है। दरवाजा आराम से खुल गया। बोले दरवाजा तो खुला हुआ है। उसके बाद वो कॉरिडोर के अंदर चले गए, इधर उधर हर जगह पे देखना शुरू कर दिया, बाहर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद वापस आए, बेगम परेशान बैठी थी, उससे बोले बाहर तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम सच कहती हो दरवाजा तो बंद था जब मैंने धक्का लगाया, पहले नहीं खुला अब खुल गया है। हाँ ये भी हो सकता है, शायद हमने ज्यादा जोर ना लगाया हो, हमारा वहम हो, पर तुम सो जाओ, परेशानी की कोई बात नहीं। बीवी को उन्होंने मुतमईन किया और यूं थोड़ी देर तक मियां बीवी सो गए। कुछ दिनों के बाद फहद के वालिद साहब आदिल की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। आदिल उनकी दवाएं चीजें उनको सब कुछ देता था और वो बेहतर थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि वो कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कि एक दिन तो ऐसी तबीयत खराब हुई कि बेहोश ही हो गए। फौरी तौर पे वो अपने वालिद को लेके अपने अस्पताल गया और उसका इलाज शुरू कर दिया। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसने खुद भी और बाकी डॉक्टरों ने कहा इनको कुछ दिन यहीं पे रख के इनका इलाज करना चाहिए। अब वालदा सारा दिन तो वहाँ पे रहती ही, लेकिन रात को वो कहते घर चले जाएं। एक प्राइवेट रूम था, वहाँ पे देखभाल हो रही थी, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वालदा भी बुज़ुर्ग थी, तो फहद ने कहा अम्मी आप घर पे रहा करें, मैं हूँ और लोग भी है, स्टाफ है, मैंने ड्यूटी लगा दी है, अब वो ठीक है, आप परेशान ना हो। यूं अम्मी अब घर आ गई। ये तकरीबन कोई चौथा या पांचवां दिन था कि वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। बेटा और बहू ऊपर सो रहे थे कि एकदम से उनकी आंख खुली उस शोर से जो बाहर कॉरिडोर के साथ बना हुआ किचन के अंदर से आवाज आ रही थी। वो अपनी जगह से एकदम से उठी और कान लगा के सुनने की कोशिश करती रही कि मेरा वहम है या वाकई बाहर से कोई आवाज आ रही है। तो बाहर से क्लियर एक आवाज आ रही थी। वो आराम से चलती हुई दरवाजे के पास गई हैं, उन्होंने दरवाजे को खोला है। माँ थी, यकीनन सी बात है, घर में कोई परेशानी, घर में कोई ऐसी बात हो जाए इंसान डर जाता है। तो वो चलती हुई दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए बाहर आई और चलते 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 उस दरवाजे के करीब पहुंच गई जो किचन का दरवाज़ा था, जिसके अंदर से अभी भी क्लियर आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई उस किचन के अंदर कुछ खा रहा हो। उन्होंने कहा इसका मतलब है क्या करूं, मैं अंदर झांक के देखूं, जो भी है वो अंदर तो मौजूद है और उसकी आवाजें आ रही हैं। क्या कोई बिल्ली है, क्या कोई चूहा है, कोई कुत्ता घुस गया है, कौन है जो चपड़ चपड़ खा रहा है। उसके खाने की आवाज ऐसे थी जैसे कोई चबा चबा के खाता है तो बहुत ज्यादा ऐसे ऊंची ऊंची आवाज आती है, ऐसी आवाजें थी। पहले उन्होंने सोचा कि मैं बेटे को ऊपर आवाज दूं, फिर उन्होंने कहा पहले मैं देख तो लूं है क्या, कोई जानवर ना हो, कोई चूहा बिल्ली ना हो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं बेटे को आवाज दे दूंगी। तो उन्होंने आहिस्ता से अपने सर को दरवाजे की ओर से इस अंदाज में अंदर देखा कि अंदर झांक सकें, और जैसे ही अंदर का मंजर उनकी आंखों के सामने आया, उनके तोते उड़ गए। उनके पूरे जिस्म के ऊपर कपकपाहट तारी हो गई कि उन्होंने देखा सामने फ्रिज खुला हुआ था और फ्रिज के अंदर जो पूरे महीने के लिए वो गोश्त लेके आते थे, कच्चा गोश्त, वो कच्चा गोश्त उठाए, एक गाउन पहने, जो गाउन कोमल पहनती थी अक्सर रात को जब वो नीचे आती थी। तो एक भयानक सी डाइन ने, जिसके पूरे वजूद पे बाल थे काले स्याह, जिसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था, उसके बाल ऊपर की तरफ खड़े हुए थे, आंखें लाल सुर्ख थीं और वो अपने बड़े बड़े नाखनों वाले हाथ से उस कच्चे गोश्त को इस अंदाज में खाती जा रही थी जो नामुमकिन था कि एक औरत पूरे महीने का इतना ज़्यादा फ्रीज़र के अंदर जो भरा हुआ गोश्त था वो एक बर्फ़ बन चुका था, उसको कड़क 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 करके कच्चे गोश्त को जो बर्फ़ बना हुआ था वो खाती जा रही थी। और जैसे ही इन्होंने पीछे झांक के देखा तो उसी लम्हे शोर भी पैदा नहीं हुआ। उसी लम्हे जब इन्होंने झांक के देखा तो अंदर अगर कोई भी थी उसको पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसको कैसे पता लगा वो नहीं जानती कि उसने खाते खाते यूं पीछे मुड़ के देखा, जैसे मुड़ के देख के कह रही हो मैं जानती हूं कि तुम पीछे हो। और उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक काली स्याह डाइन जो सामने खड़ी थी वो कच्चे गोश्त को खा रही थी। और उसकी इस हालत को जैसे ही देखा तो फहद की मां जोर से एक
जोरदार चीख मार के नीचे गिर पड़ी। उन्होंने तो जोरदार चीख मारी थी, लेकिन उनको उस वक्त पता लगा कि जब एक काले स्या भयानक नाखूनों वाले हाथ ने उनके मुंह पे हाथ रख दिया था, वो उनकी चीख घुटी की घुटी रह गई थी। और वो जिन्होंने जोरदार चीख मारी थी वो चीख नहीं निकल सकी थी। उस डाइन ने उनके मुंह पे ऊपर हाथ रख दिया था और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। और उसी वक्त उसने जल्दी से घर के अंदर मौजूद वो जो किचन के अंदर खड़ी कच्चा सा गोश्त खा रही थी, उसने जल्दी से चीजों को वापस सेट किया, सारा कुछ किया। और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गई। जब डॉक्टर आदिल फहद सुबह उठा तो उसने मां को नीचे बेहोश पाया। बीवी को आवाजें देनी शुरू की। कोमल भी भागती हुई नीचे आ गई कि अम्मी बेहोश पड़ी हुई हैं। उनको होश में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। जल्दी से उनको अस्पताल लेकर गए और कोमल बेचैन होकर पूछती रही, क्या बना, क्या बना, क्या बना। तो उसने अस्पताल से बनाया, उनको होश नहीं आया, वो कोमा में चली गई हैं। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, अब वो कोमे की कैफियत में है। समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। अब वो कोमे से वापस आती तो बता सकती थी क्या हुआ है क्या नहीं। डॉक्टरों ने कहा हमें खुद समझ नहीं आ रही। वालिद पहले अस्पताल में थे, वालदा कोमे में चली गई थी। लेकिन फिर एक और मुसीबत ऐसी कि वो वालिद जो बेहतर हो रहे थे, अस्पताल के अंदर इंतहाई बेहतरीन निगहदाश्त में थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। रात को सोते हुए कब उनकी जान परवाज कर गई, उनकी रूह निकल गई, किसी को पता ही नहीं। वालिद साहब मर चुके थे, वालदा कोमे में थी। ये फहद के लिए एक बहुत खौफनाक मंजर था। फहद और उसकी बहन नादिया का रो रो के बुरा हाल था। वालिद को कब्र के हवाले करके वो और भी परेशान इसलिए थे कि जब वालदा कोमे से बाहर आएंगे उनको कैसे बताएंगे कि वालिद गुजर चुके हैं। और वो अभी तक कोमे से वापस नहीं आई थी। उधर घर पे अब अकेली कोमल होती। अब उसने रूप भी कोमल का धारना छोड़ दिया था। जानती थी बाहर जब शोहर आएगा, नौकर तो है नहीं, बाहर हारन देगा और वो गेट खोलेगी, अब वो घर के अंदर ऐसे दनदनाती फिरती कि वही डाइन का रूप अपनाए फिरती। घर के अंदर कोई चूहा, कोई बिल्ली, कुछ भी नजर आता, यहां तक कि रात के टाइम वो बाहर निकल के मोहल्ले के किसी कुत्ते को पकड़ के भी खा जाती। और वहीं एक शाम के टाइम बाहर बेल बजी। वो दरवाजा खोलने के लिए गई तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसने प्लेटें पकड़ी हुई थी, वो घरों में शायद तकसीम करता हुआ आया था। उसको माँ बाप ने भेजा था, तो एक ट्रे था जिसके अंदर छोटी छोटी प्लेटें थी मीठे की, वो देने के लिए आया था। उसने गली में झांक के इधर उधर देखा, गली बिल्कुल वीरान पड़ी थी, सोसाइटी थी एक बड़ी। उसने बच्चे को कहा अंदर आ जाओ। बच्चा खामोशी से, मासूम सा था, अंदर आ गया। और उसने फिर से बाहर झांक के देखा कि बच्चे को आते हुए किसने देखा है। किसी ने भी नहीं देखा था। उसने दरवाजा बंद कर लिया और उस बच्चे को लेके सीधा किचन में गई। किचन में जाते ही उसने बच्चे को अपने दोनों हाथों से उठाया और जमीन पे पटक दिया और फौरी उसकी गर्दन पे अपने दांत काट दिए। आज इंसानी खून उसको पीने को मिल रहा था। उसने उसके सारे जिस्म के अंदर से खून पी लिया और उसके बाद उसकी भूख अभी तक नहीं मिटी थी। उसने उसके जिस्म के ऊपर से गोश्त को काट काट के खाना शुरू कर दिया छुरी से। उसके वजूद के ऊपर भी बड़ा खौफनाक भयानक मंजर था। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक मासूम बच्चे की बात है कि उसने उसका पूरा गोश्त नोच के खा लिया। और जब हड्डियां बची तो उसने पूरा कपड़ा वगैरह लगा के खून शून ये वो सारी जो सफाई कर दी। जो उसने हड्डियां बची वो एक थैले में बंद करके रख दी कि वो रात को जाके कहीं फेंक आएगी। और उन हड्डियों से पता भी ना लगता कि कौन है कौन नहीं, सिवाय उसकी सर की, जो उस बच्चे का सर था, जिसके ऊपर से सारा गोश्त निकाल के वो खा गई थी। उधर से फहद शदीद परेशान था। उस दिन अपने हॉस्पिटल के निकल के शाम का टाइम था,
वैसे एक बेंच पर बाहर बैठा हुआ था। तो वहीं से एक सब्ज कुर्ता पहने हुए एक बुजुर्ग, एक फकीर उसके पास से गुजरा। फहद अपने ख्यालों में गुम सा था। वो बुजुर्ग गुजर तो गया, लेकिन एकदम से वो फकीर वापस से आया और वापस से आके, फकीर तो नहीं था, एक बुजुर्ग सा था, दरवेश टाइप। उसने फहद के चेहरे की तरफ देखा और बोला, बेटा क्यों परेशान हो? फहद चौंका और यूं देखा और कहा, नहीं बस वैसे ही। पास बैठ गए और कहा, बताओ। मैं गुजर रहा था तो एकदम से तुम्हें परेशान देखा तो बैठ गया हूं। बताओ बच्चे, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे लिबास से भी लग रहा है तुम डॉक्टर हो। डॉक्टर तो मसीहा होता है, वो तो लोगों की परेशानियों को दूर करता है। तुम क्यों परेशान हो? ऐसे शायद रोने के मूड में था, भरा बैठा था, एकदम से रो पड़ा और पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग पे ऐसा प्यार आया कि सब कुछ उनके आगे बयान कर दिया कि पता नहीं हालात कैसे बिगड़ते गए। शादी बहन की हो रही थी, वहां पे इस तरह हुआ, वालिद साहब के साथ हुआ, वो चल बसे, वालदा कोमा में है, समझ कुछ भी नहीं आ रही क्या हुआ है, हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। मैं तो जादू जिन भूत इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन लगता है जैसे पता नहीं कि हमारे घर पे कोई आफत आ गई है। उसने सारी कहा, वो बोले, मुझे अपनी ज़िंदगी का और लम्हे और पहलू भी बताओ। उसने पूरी ज़िंदगी अपनी सारी खोल के बता दी कि बस सिर्फ एक शादी की है और ऐसे ऐसे, ये सारा कुछ बता दिया। वो बुजुर्ग बोले, बेटा अगर मैं एक बात कहूं बुरा तो नहीं मानोगे? वो बोला, जी बोलिए। तुम किस वक्त फारिग होगे? उसने कहा, मैं बस थोड़ी देर तक और फारिग हो जाऊंगा। कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहूंगा। घर में अब कौन कौन है? उसने कहा, मेरी बीवी होगी और मैं होगा। कहा, ठीक है, मुझे नीचे कहीं भी सोने के लिए जगह दे देना। मैं आज रात तुम्हारे घर में गुजारना चाहता हूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उसने कहा, नहीं मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं पूछ सकता हूं क्यों? उसने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती। तुम्हें मैं जरूर बता दूंगा। मुझे तुम्हारे घर रहना है। उसको ऐसा लगा जैसे इस शख्सियत के अंदर कोई ऐसी कशिश है, इस बुजुर्ग के अंदर कुछ ऐसी मानूसियत सी है, अपनापन सा है कि वो उनके ऊपर आंखें बंद करके यकीन करने को तैयार हो गया और वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर की तरफ लेके चला गया। जब वो घर के करीब पहुंचा तो बुजुर्ग ने कहा, दरवाज़ा कौन खोलेगा? उसने कहा, मेरी बीवी। उन्होंने कहा, नहीं, किसी को बताना नहीं है मैं तुम्हारे घर में हूं। किसी तुम्हारी बहन को भी ना पता लगे मैं घर में हूं। किसी को मत उतारना, मुझे पीछे उतार दो, गाड़ी को अंदर खड़ा करो, मेरे लिए गेट खोल देना, मैं अंदर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उनको थोड़ा सा पीछे उतार दिया और घर का बता दिया। गाड़ी गई अंदर, दरवाज़ा खोला और उनके लिए छोटा गेट खोल दिया। वो अंदर चले गए मियाँ बीवी, और जिस तरह समझाया था बुजुर्ग ने वैसे ही किया। वो दोनों मियाँ बीवी बैठ के उन्होंने खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह खा के ऊपर चले गए सोने के लिए। आज उसको नींद नहीं आ रही थी। बुजुर्ग नीचे थे, वो जानता था, लेकिन वो करवटें बदल रहा था। कोमल सो चुकी थी। करवटें बदलते बदलते उसने एकदम करवट बदली कोमल की तरफ। उसकी आंखें बंद थीं और कोमल भी यही समझ रही थी शायद ये सो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने कोमल की तरफ करवट बदली तो आंखें बंद किए हुए था और कोमल ये समझी कि सो रहा है। उसी लम्हे उस बेचैन लड़की को फिर से खून की प्यास लगी और उसने अपनी आंखें खोली और टिकटिकी बांधे वो फहद को देखना शुरू हो गई। फहद ने उसी लम्हे आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके साथ बिस्तर पे उसकी बीवी कोमल नहीं बल्कि एक इंतहाई भयानक डाइन लेटी हुई है और उसके दोनों दांत इंतहाई बड़े होके बाहर आ चुके हैं और वो चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और इस इंतजार में थी कि बस ये मैं दांत इसकी गर्दन में गाड़ दूं और इसका खून पी जाऊं। जैसे ही उसने अपनी इस बीवी के रूप को देखा, जो वो लेटी हुई लिबास तो उसी का था लेकिन उसके अंदर एक भयानक थी, तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसी लम्हे उसने अपने भदे बालों से भरे बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ से उसको जकड़ लिया और उससे बोली, आज तेरा खून पीने का मजा आएगा।
और उसने अपने दोनों दांत खोल के जैसे ही उसकी गर्दन के करीब किए तो उसी लम्हे कमरे के बाहर वो बुजुर्ग जो उसको तलकीन कर चुका था कि दरवाज़ा मत बंद करना, दरवाजे कमरे के खुले रखना, उसको बहुत कुछ समझा चुका था अस्पताल से ही, ये नहीं बताया था कि घर में क्या है क्या नहीं। उसी वक्त वो चीख सुन के शायद पहले ही तैयार था, वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और कोमल उसको देख के चौंक पड़ी कि बाहर कोई खड़ा था और जल्दी से अंदर दाखिल हुआ है। उसके हाथ में एक पानी था और जैसे ही उसने पानी पकड़ा फौरी कोमल के ऊपर डाल दिया और कोमल के ऊपर जैसे ही पानी पड़ा तो वो चीखना शुरू हो गई। वो पानी नहीं था, ऐसा था जैसे आग लग चुकी हो उसके वजूद पे, और वो चीखती जा रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। और वो बुजुर्ग बोला, नहीं ए मनहूस डाइन, ए खबीस डाइन, तो अब नहीं भाग सकती। जब ये बच्चा मुझे कहानी सुना रहा था उस अस्पताल में गुजरते ही उससे पहले मैंने इसके माथे पे देख लिया था कि ये किसी इंतहाई खबीस शय के करीब रह रहा है। इसका माथा मुझे बता गया था ये बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। और जब इसने कहानी सुनाई तो मैं उसी लम्हे समझ गया था कि कोई मनहूस चीज़ इसके साथ अटैच हो चुकी है। ये नहीं जानता था कि वो मनहूस चीज़ तुम हो, लेकिन जब इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई तो शक पड़ा था कि तुम हो। और नीचे आके जैसे इस घर में मैं दाखिल हुआ उसी लम्हे समझ गया था वो कोई और नहीं, वो तुम हो। और तुम्हें एक और बात भी बताऊं, तुम्हारी इस्तेमाल किया हुआ गोश्त जो तुमने खाया था, मैं उस जब फ्रीज़र में पहुंचा हूं तो उस गोश्त को भी मैंने देखा है और पढ़ के मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ अंदाज़ा लगा लिया है। इस घर के अंदर तुम जो कुछ करती रही हो वो सब मैं अंदाज़ा लगा चुका हूं। तुम्हारा शौहर नहीं जानता कि वो जिसको घर में लेके आया था वो रूप धारे एक इंसान का एक इंतहाई खूबसूरत रूप धारे एक डाइन बैठी हुई थी कि कोई उसको लेके जा सके, और ये एक मसीहा, ये एक इंतहाई प्यार करने वाला शख्स तुम्हें उठाकर घर ले आया। और सुनो बच्चे, और जो तुम्हारी बहन की शादी पे डर के गिरी थी उसने इसी भयानक रूप को देखा था, वो डर के गिरी थी। तुम्हारी बहन की बिल्ली, मोहल्ले के कुत्ते, मोहल्ले के चूहे, मोहल्ले की छिपकलियां, घर के अंदर भी कहीं चूहा कुछ भी नजर आया ये खाती रही है। तुम्हारा बाप भी जो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हुआ है इसी की नहुसत की वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ जो अस्पताल कोमा में पहुंची है इसी की वजह से पहुंची है। इसने कोमा पे पहुंचाया है, इसने मारा इसलिए नहीं क्योंकि अभी फौरी तुम्हारे बाप की डेथ हुई थी, ये भी चली जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहती थी। तो एकदम से फहद बोला, अगर ये रूप धारे हुई थी तो आज ही इसने क्यों मुझ पे हमला करने की कोशिश की कि जो सामने खड़ी चिल्ला रही थी। तो वो बुजुर्ग बोले, क्योंकि इसको महसूस हो गया था, मैंने जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अपना इस तरह दायरा खड़ा कर लिया था कि इसको पता ना लग सके कि मैं घर के अंदर मौजूद हूं। सो मेरी मौजूदगी से वाकिफ ना हो सकी। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था, इसके बारे में जानता जा रहा था, तो मैं परेशान होता जा रहा था क्योंकि ये भयानक डाइन एक इसी मोहल्ले के अंदर, तुम्हें नहीं पता, गुमशुदा एक बच्चा भी है जिसके बारे में आज तक पता नहीं लग चुका, वो डाइन इसको खा चुकी है और इसकी हड्डियां फलां जगह पे फेंक चुकी है। क्योंकि तुम डॉक्टर हो, मोहल्ले वालों को जानते नहीं, उनसे मिलते नहीं हो, इसलिए किसी ने भी तुम पे शक किया, तुम्हारे घर पे शक नहीं किया। अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर, किसी ने टच किया है जी मुझे, या अल्लाह खैर। तो किसी को नहीं पता लग सका कि वो ये डाइन थी, किसी का शक भी नहीं किया। और तुम क्योंकि ड्यूटी पे जाते हो, वापस आते हो, किसी से मिलते नहीं, वरना गल मोहल्ले में एक बच्चा भी ये डाइन खा चुकी है, बच्चा भी एक गायब रहा है। और आज जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इसके अंदर बेचैनी महसूस हुई और इसने आज कोशिश की, और मैं चाह रहा था कि बजाय मैं कुछ करूं ये अपने रूप में आए। तो मैं जिस तरह पढ़ रहा था तो इसको खून की महक मैंने दिलवाई है, क्योंकि जब खून को सूंघती है तो ये दीवानी सी हो जाती है। तुम्हारे कमरे के बाहर मैंने खून की इसको महक दिलाई है। उन्हें अपना बाजू आगे कर दिया कि ये देखो मैंने कट लगाया है, बाजू को काटा है और इसमें खून निकाल के बाहर तुम्हारे कमरे के बाहर खून की खुशबू फैलाता रहा हूं। खून की खुशबू इसके अंदर गई है तो इसने रूप धारना शुरू कर दिया है। खून की खुशबू सूंघते ही ये पागल हो जाती है, तभी इसने तुम पे हमला करने की कोशिश की और मैं उसके लिए तैयार था। जैसे ही तुम चीखे मैं समझ गया, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। उससे पहले मैं इसको खून सूंघा रहा था। ये एक डाइन है और इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी मैं इसके बारे में जितना जान चुका हूँ ये बहुत ताकतवर है, बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन पहले मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा क्योंकि ये इतनी ताकतवर है। ज़रा भी मुझसे भी भूल हुई कहीं तुम्हें और मुझे भी नुकसान पहुँचा दे। और उसी वक्त उन्होंने कमरे के अंदर खड़ा होकर कुछ मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया।
वो चुड़ैल भागती हुई चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे के करीब जाती थी जैसे कोई उसको धक्का देता था, उड़ के पीछे आके गिरती थी। फिर दरवाजे के करीब जाती थी, कोई उसको धक्का देता, उड़ के पीछे आके गिरती। वो बुजुर्ग पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने कमरे के अंदर फूंकना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो फूंकते मार रहे थे, वो चुड़ैल, वो डायन ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चीखें मार रहा हो। वो इसलिए कि पूरे मोहल्ले को आवाज़ ना जा सके। कुछ इस तरह का जादू था कि वो पढ़ते रहे और उसके बाद जैसे ही दोबारा पानी पे उन्होंने फूंका और पानी उठा के उस चुड़ैल पे जैसे ही डाला, उसके वजूद को आग लगनी शुरू हो गई। और इस अंदाज में आग लगी कि जैसे ही उसके वजूद को आग लगी तो उसी वक्त भागती हुई बाहर चली गई। वो चीज़ें जिसको कोई धक्का देती वो अंदर बाहर नहीं निकल सकती थी, इस दफ़ा भी उसको धक्का दिया तो उसका कुछ हिस्सा वहीं पे गिर गया और बाकी हिस्सा भागता हुआ नीचे चला गया। बुजुर्ग कह रहे आओ मेरे पीछे। उसने कहा ये आग, उसने कहा ये खुद ही बुझ जाएगी, आओ मेरे पीछे। वो दोनों दौड़ते हुए नीचे गए और जहाँ पे कार गैराज के अंदर खड़ी होती थी वहाँ पे जो खाली हिस्सा था वहाँ पे वो वजूद नीचे गिरा हुआ था और जलता जा रहा था। और जैसे जैसे आग वजूद को लगती गई वो हिस्से जलते गए, ख़त्म होते गए। राख भी नहीं थी, ख़त्म होते गए। और वो बुजुर्ग बोले ऊपर भी कोई राख नहीं होगी। ये बहुत ताकतवर थी, ये बहुत ताकतवर थी। और जो मैं पढ़ रहा था मुझसे रत्ती बराबर भी भूल हो जाती तो यकीन मानो ये मेरा ऐसा हशर करती, ये मुझे इबरत का निशान बना देती। बस इसके बारे में जितना जान सके हो तुम्हारे लिए काफ़ी है। बेटा इस घर को बेच दो, अब इस घर में ना रहना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। उसने बहुत सारी बातें तलकीन की और उसके बाद वो इजाज़त लेके वहाँ से चले गए। वो रोकता रहा, बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो सब कुछ बता के बोले अभी और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी ड्यूटियाँ लगी होती हैं जिनको पूरा करना होता है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बस अब इस जगह से चले जाओ बेटा, जितनी जल्दी हो सके। इस घर में ना रहना, इस घर में अभी भी उसकी बहुत सी नहुसत बाकी है। मैं उसको अगर ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगा तो ये अकेली नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसने बोला अगर मैं चला जाता हूं, मेरे बाद कोई आएगा तो वो उसको तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बोले नहीं, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये चीजें तुम्हारी मां, तुम्हारे बाप, तुम्हारी बहन और तुमसे जुड़ी हैं, किसी और से नहीं, क्योंकि किसी और से इनका भी पाला नहीं पड़ा। तुम जब इस घर से चले जाओगे, वो चीजें आई भी सही यहां पे, तो इस घर को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम यहां पे नहीं होगे। अगर तुम यहां पे रहोगे फिर कभी ना कभी तुम्हारा पाला पड़ सकता है। इससे तो नहीं, ये तो मर चुकी है, इसकी किसी और से, इसलिए जाओ। वो समझ गया। कुछ दिन के अंदर ही बुजुर्गों से मिलता रहा। उसने घर के अंदर जो कुछ सामान वगैरह था वो उठाया और अपनी बहन को भी सूरत हाल बता दी और उसके बाद उस घर को सेल पे लगा दिया। औने पौने पैसे वाली पार्टी थी, घर जैसे कैसे बेच दिया। उन्होंने अपना नया घर ले लिया जहाँ उनके कोई और करीबी रिश्तेदार रहते थे। उस पोश एरिया को छोड़ के ऐसी जगह पे जाके रहे जहाँ पे और भी करीबी रिश्तेदार उनके साथ रहते थे, क्योंकि फ़हद की नीयत ये थी मैं इनकी मदद भी करता रहूँगा। और वो अपने गरीबों की मदद भी करता रहा, वहाँ रहा। लेकिन लाजमी सी बात है, जब आप रिश्तेदारों के साथ रहते हैं तो वो उनके अंदर खुदबुद तो होती है कि घर क्यों बेचा, पैसा भी बहुत है, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो वो बेचते हैं जिनका पैसा कम हो जाए। इनके पास तो इतना ज़्यादा ही है, गरीबों की भी मदद करते हैं। तो यहाँ महंगे इलाके से एक छोटे इलाके में क्यों आए? घर उनका बहुत बड़ा था अब भी जहाँ पे वो रहते थे, लेकिन इलाका उतना पोश तो नहीं था। तो उन्होंने आखिरकार उगलवा लिया और उन्होंने वो कहानी रिश्तेदारों को बता दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ रिश्तेदारों तक ही रही, क्योंकि सारे खौफजदा हो गए कि इसको अगर बताएंगे ये ना हो कि वो मखलूक हमें परेशान करे या हमें टेंशन ले। ये कहानी मेरे घर वालों को भी पता है, मुझे भी घर वाले मना कर रहे थे कि इस कहानी को ना सुनाना, लेकिन मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ और आप जिस तरह कहते हैं ये चीज़ों से डरोगे तो डराएंगी, नहीं डरोगे तो नहीं डराएंगी, इसलिए मैं डरा नहीं, आपके हवाले कर दी है। अब आप इसको सुना दें। तो आपकी कहानी को मैंने सुना दी और बिल्कुल सही कहा आपने, आपको डरना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। ये आपको चीज़ें कभी भी कुछ नहीं कह सकती। आपका औरा होता है, औरे के अंदर खौफ की लहरें भी निकलती हैं। जब आप डर रहे होते हैं तो आपके लहरों को देख लेती हैं चीज़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ताकत दी है उन लहरों को देखने की, जिसको औरा बोलते हैं। आज कैमरों की मदद से तो औरा को देखा जा सकता है। तस्वीर खींचें, आपका औरा यानी आपके जिस्म से निकलने वाली लहरें आप कैमरे में देख सकते हैं, तस्वीर में कि ये लहरें निकल रही हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक कलर है जो खौफ का है, वो बहुत ज़्यादा है तो पता लग जाएगा इसका खौफ का कलर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ निकल रहा है, खौफजदा है बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें देख लेती हैं।
जिनको हम कैमरों से देखते हैं वो अपनी आंखों से देख लेती हैं। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं डरना चाहिए। डर लग रहा हो, आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ लें या सिर्फ सूरह फलक सूरह नास भी पढ़ लें तो आपको डर की ज़रूरत नहीं है। आपका वो जो खौफ की लहरें निकल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती।